चलें जी, बिस्मिल्लाह। फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शंस आपकी जो प्रोग्राम है उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अगर आप एक ही प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल अभी तुम छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं ना, आगे चल के आप लंबे लंबे प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो कैसा होगा कि अगर आप एक ही मेन वाला जो फंक्शन है उसके अंदर सारा काम कर रहे हैं, जितने भी आपकी चीज़ें हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स का आपका प्रोग्राम बन जाएगा, ना पढ़ने वाले को समझ आएगी ना आपको समझ आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम होता है ना उसके टास्क में डिवाइड कर देते हैं, फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम फंक्शन बनाते हैं, फिर वो फंक्शन हम अपने मेन वाले फंक्शन में कॉल करते हैं। तो इस तरह एक तो क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम पढ़ने में भी आसान रहता है और समझ भी आ रहा होता है। तो फंक्शंस को बेसिकली फंक्शन होता है कि ब्रेकिंग अ बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉल फंक्शंस। इनको मॉड्यूल्स भी कहते हैं, फंक्शंस भी कहते हैं। इसी वजह से आपको पता है जो सी प्लस प्लस है इसको मॉड्यूलर लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें मॉड्यूल्स जो हैं फंक्शंस बना सकते हैं। पर्पस क्या होता है? बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको बताया। फिर एक और बहुत बड़ा अहम पर्पस है फंक्शंस का कि आप जो कोड लिखते हो फंक्शन के अंदर, जो आप फंक्शन बनाते हो, उसको बार बार यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर्स को ऐड करना है। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आपने ए और बी दो वेरिएबल्स बनाए हैं। अब आपने जब भी दो नंबर्स को ऐड करना है तो आपको बार बार कोड लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना आप एक ही बार कोड लिख लो, और हमेशा उस कोड को, जो आपने कोड लिखा है, जो आपने फंक्शन बनाया है दो नंबर्स को ऐड करने का, उसको आप सिंपली कॉल करो और आपका काम हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन होता है वो आप बार बार उस कोड को रीयूज कर सकते हो, आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ता। ये तो मैंने बहुत सिंपल सी एग्जांपल दिया ना दो नंबर्स को ऐड करने की। तो आगे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप बनाओगे तो बार बार आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, आप उसे कॉल करते जाओगे और यूज करते जाओगे। इजी डिबगिंग, जाहिर है आपके पास जब कोड आपका काम लिखा होगा, फंक्शन आपने बनाया होगा, तो आपका जो एरर हैंडलिंग है वो भी आसान हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शन की दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा फंक्शन का हेडर और फंक्शन की बॉडी। इसे हम देख लेते हैं पहले। ये आपका एक प्रोग्राम है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि जो आपने अभी थोड़ा बहुत शायद पढ़ा होगा क्लास में, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर एक फंक्शन का हेडर लिखते हैं। फंक्शन के हेडर में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली चीज आती है रिटर्न टाइप। ठीक है, जो आपका फंक्शन हमें रिटर्न में क्या देगा, कोई इंटीजर वैल्यू देगा, कोई फ्लोट देगा, कोई कैरेक्टर देगा। जो जितनी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी है ना, वो आपके पास क्या है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा। फिर आप आगे क्या लिखते हो, फंक्शन का नाम। वो जिस तरह वेरिएबल के नेम्स होते हैं आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो, इसी तरह फंक्शन का नाम भी आप अपनी मर्जी से जो है वो डिसाइड करते हो। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो ब्रैकेट के अंदर, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? ठीक है, ये वो पैरामीटर्स हैं जब आप मेन में फंक्शन को कॉल करते हो तो वहां से वैल्यूज पास करते हो। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल मौजूद होने चाहिए जो उन वैल्यूज को रिसीव करेगा। इनको कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, इंशाल्लाह आगे हम आगे चल के डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन का हेडर क्या होता है। ये जो लाइन होती है, ठीक है, जिसमें आप पहले रिटर्न टाइप लिखते हो, फिर फंक्शन का नाम लिखते हो और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स लिखते हो, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन का हेडर कहते हैं। उसके बाद आप ये स्कोप वाले ब्रेसेस डालते हो, जिनको आप कर्ली ब्रेसेस कहते हो। ठीक है, ओपन और क्लोजिंग, इसको स्कोप कहते हैं। फंक्शन का ये हमारा स्कोप है। ठीक है, इसके अंदर फिर आप अपना कोड लिखते हो, जो आपने फंक्शन के अंदर कोड लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाया है, तो यहाँ पर मैंने उसको उसका कोड लिख दिया है। ठीक है, तो ये मेरा है फंक्शन की बॉडी। ठीक है, तो दो चीजें होगी, फंक्शन का हेडर हो गया और फंक्शन की बॉडी हो गई। बहुत सिंपल सा फंक्शन मैंने बनाया है, दो नंबर्स को ऐड करने का। भी हम देखते हैं किस तरह से काम करेगा। अगली चीज क्या होती है, फंक्शन को कॉल करना। अब गौर से बात समझें, आपके पास असल में जो हमारा फंक्शन मेन होता है ना, यानी जो मेन फंक्शन होता है वो यही वाला फंक्शन है जिसका नाम मेन है। जब आपका कंपाइलर प्रोग्राम कंपाइल कर रहा होता है, जो आपका कंट्रोल होता है, ठीक है, प्रोग्राम का, सबसे पहले वो आपके पास इसी को ढूंढता है, मेन को। अगरचे लिखने में पहले ये लिखा हुआ है मैंने, लेकिन आपका जो मेन है ना वो पहले इसको ढूंढेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या करेगा, यानी जो मेन फंक्शन है ना, ये आपका मेन यही एक्चुअल फंक्शन है। इसके अंदर अब वो कंट्रोल आएगा तो देखेगा क्या किया हुआ है कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है। फंक्शन कॉल क्या होता है? जो आपने फंक्शन बनाया है ना ऊपर, अब आपने उसे क्या करना है, कॉल करना है। अब आपने यूज करना है ना, तो कॉल आपने मेन के अंदर ही करना है, तो उसका आप नाम लिखते हो। फिर नाम लिखने के बाद आप ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स लिखते हो, जो कि आपके पास वो होते हैं, पास आपने करने होते हैं। ठीक हो गया? तो उसकी, तो आपने यहाँ पर फंक्शन कॉल के अंदर क्या लिख दिया, एक तो फंक्शन का नाम लिख दिया और पैरामीटर्स लिख दिए ब्रैकेट्स के अंदर जो आपने पास करने हैं। अब आप देखेंगे कोर्स से कि क्या हुआ, क्या है कि मैंने फंक्शन का नाम लिखा, ये जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था ऐड नाम का। अब ये उस फंक्शन को कॉल करेगा और ब्रैकेट के अंदर मैंने दो नंबर्स लिख दिए, एक मैंने टू और लिखा और दूसरा मैंने थ्री लिखा।
होगा क्या कि ये जो फंक्शन नंबर्स है ना, ये इन पैरामीटर्स के अंदर चले जाएंगे। मतलब ये 2 है, ये इस ए के अंदर आ जाएगा, और ये जो 3 है ये इस बी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ए के अंदर अब क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे पास इस फंक्शन में, ए के अंदर जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और बी के अंदर जो मेरी वैल्यू है वो मेरी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मैंने ए और बी के लिए डाटा टाइप्स चूज की हैं, वो वही चूज करनी है जो मैंने यहाँ पर 2 और 3 की रखी हुई हैं। ठीक है, यानी 2 और 3 मेरे इंटीजर्स है ना, तो इसलिए जो मैंने फंक्शन के अंदर ए और बी जो मैंने पैरामीटर बनाए हैं उसके अंदर मैंने वही डाटा टाइप रखनी है जो मेरे एक्चुअल में मेन के अंदर डाटा टाइप है। तो होगा क्या कि ए के अंदर 2 आ गया, बी के अंदर जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये फंक्शन के अंदर आएगा, एक सम नाम का एक वेरिएबल बनाएगा। ये आप सबको पता है किस तरह से होगा। और उस सम नाम के वेरिएबल में ये ए और बी को ऐड कर देगा। ए में क्या था, 2 था, और बी में क्या था, 3 था। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सम में 5। ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में सम को मैंने रिटर्न कर दिया। अब चूंकि सम मेरा एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इसलिए जो मैंने यहाँ पर फंक्शन की रिटर्न टाइप रखी थी वो भी मैंने क्या रखी थी, मैंने इंट रखी थी। अब क्या होगा, ये आपके पास रिटर्न करेगा। एक मिनट दे रहा है इसमें। तो अब क्या होगा, रिटर्न करेगा, और जो चीज रिटर्न होगी ना वो कहाँ पर आएगी, वो उसी जगह पर आकर वापस आएगी जहां पर मैंने फंक्शन को कॉल किया होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन ने मुझे सम रिटर्न किया। सम की जो वैल्यू होगी वो इसी जगह पर आएगी जहां पर मैंने फंक्शन को कॉल किया है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में सम की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू इस जगह पर आएगी। और इस जगह पर आने के बाद क्या होगा, वो रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है उसको एलोकेट हो जाएगी। तो इस तरह से फंक्शन काम करता है। फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करने के बाद जो वैल्यू है उसने उसी जगह पर रिटर्न की जहां पर मैंने फंक्शन को कॉल किया था। इस प्रोग्राम की, इस चीज की कॉन्सेप्ट की समझ आई है? कोई कंफ्यूजन? किसी को मसला कोई? No, sir. चलें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो हमने बेसिक सा फंक्शन का देख लिया, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, सिंटैक्स क्या होता है, हेडर क्या होता है, बॉडी, फंक्शन कॉल। अब फंक्शन की कुछ टाइप्स देख लेते हैं। फंक्शन की एक तो टाइप होती है बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, ये कोई ऐसा टाइप्स इस तरह नहीं है कि डिफाइन की हो, ये जस्ट समझने के लिए टाइप्स हैं। ठीक है, इनको याद वगैरह करने की जरूरत नहीं, बस समझने की हद तक तो आपको यह पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो आप डिफाइन नहीं करते, पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है। आप जब फंक्शन लिखते हो तो सॉरी, जब आप प्रोग्राम लिखते हो स्टार्ट से, तो क्या होता है कि लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हो ना स्टार्ट में। जैसे यहाँ पर आपने हमेशा से स्टार्ट से आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड करते आए हो। तो इस लाइब्रेरी में क्या होता है, फंक्शंस पड़े होते हैं ना जो आप यूज करते हो। डेवलपर्स ने फंक्शन बना के इस लाइब्रेरी में रख दिए हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, और उसके अंदर जो फंक्शंस जो हैं वो हमारे प्रोग्राम के मुताबिक जो हम यूज करने होते हैं वो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अब अगर आप ने शायद यूज किया है, अगर नहीं किया तो क्या है कि आपके पास एक लाइब्रेरी है सी मैथ नाम की। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ना मैथ्स की कोई भी फंक्शंस करने हैं, स्क्वायर रूट लेना है, पावर लेनी है, टेंजेंट फंक्शन यूज करने हैं, कॉसेकेंट, सीकेंट, ठीक है, टेन वगैरह। तो उसके लिए ना एक लाइब्रेरी यूज होती है सी मैथ। यानी जब आप आईओस्ट्रीम इंक्लूड करते हो ना, तो इसके साथ ही अगली लाइन पे आप लाइब्रेरी इंक्लूड करते हो सी मैथ नाम की। उसका मकसद क्या होता है कि जो भी आपने मैथ्स के फंक्शन यूज करने हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्क्वायर रूट SQRT नाम का फंक्शन यूज किया हुआ है, तो क्या होगा कि वो इस 16 नंबर का स्क्वायर रूट ले लेगा। तो अब मैंने कहीं पर भी अपने प्रोग्राम में स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन डिफाइन नहीं किया, जस्ट उस फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, सी मैथ नाम की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से ही बिल्ट इन है, मुझे फंक्शन बनाना नहीं पड़ा, सिर्फ मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है। ठीक हो गया। अब एक सिंपल फंक्शन है, इसको सिंपल कह लो, या ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है। वॉइड क्या चीज है, वॉइड भी बेसिकली एक रिटर्न टाइप है, लेकिन ये हमें रिटर्न में कुछ नहीं देता। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ऐसा फंक्शन है जो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, जैसे पहले हमें पढ़ा था ना, हमें सम रिटर्न कर रहा था, लेकिन अब क्या है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, जस्ट वो सी आउट कर रहा है। ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो ऐसे फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो हम वॉइड रखते हैं, यानी ये हमें रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक हो गया। कॉल करने का वही तरीका है, हम मेन में जाकर जो है उसको कॉल कर देंगे। मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं,
ठीक है, ये मेरा फंक्शन है वॉइड ग्रीट नाम का। और मेन में जाकर मैंने क्या किया, सिंपली इस ग्रीट नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। और अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इस फंक्शन में जो कुछ हो रहा है वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने फंक्शन के अंदर सी आउट कराया है, तो ये मुझे सी आउट कर देगा हेलो। ठीक है, तो इसे रन करके देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, हेलो प्रिंट हो गया। तो ये की सिंपल सा फंक्शन है। अच्छा, ऊपर अब मैं एक उसको करना भूल गया था, इसको रन करके देख लेते हैं। लाइक आपको समझ आ जाए कि अब इसका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैंने 2 और 3 लिखा है ना, तो ये 2 और 3 को ऐड करके मुझे दे देगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज चेंज भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी की। तो अभी तो 2 और 3 लिखा है ना, तो ये 2 और 3 इसने 5 कर दिया। तो अगर यहाँ पर मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सम कहाँ गया, यहाँ पर मैं 2 और 3 की जगह कोई और वैल्यूज दे देता हूँ, 7 और 38, तो इन दोनों को प्लस करके मुझे दे देगा। ठीक है, तो इसने मुझे 45 दे दिया। है, ये तो सिंपल सी चीज थी। अब आगे चलते हैं। अब है आपके पास, हाँ अब आती है बात आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स, ये चीज। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्या होता है। अब आपके पास क्या है, एक और प्रोग्राम मैंने लिखा है। ठीक है, सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है, शो नाम का फंक्शन है। रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया है। और एक मैंने वेरिएबल एक्स ले लिया है, और फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को मैंने सी आउट करा दिया है। अब मैंने क्या किया कि अपना मैंने मेन फंक्शन आया, मेन फंक्शन में मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें 5 स्टोर कराया, सिंपल। अब मैंने क्या किया, जो शो नाम का फंक्शन था उसे कॉल कर दिया। और अब इस फंक्शन को कॉल करते हुए जो मैंने पैरामीटर पास किया है ना, ये मैंने ए पास कर दिया है। ठीक है, और ए के अंदर क्या वैल्यू थी, 5 थी। यानी मेरा 5 जो है वो पास हो गया यहाँ पर। और 5 पास होकर कहाँ पर आया, इस एक्स नाम के वेरिएबल में आ गया। तो अब ये जो ए वेरिएबल है, जो मैंने एक्चुअली फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने पास किया है, इसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। और ये जो एक्स वेरिएबल है, जो मैंने जो फंक्शन के अंदर, फंक्शन के हेडर के अंदर लिखा है, ठीक है, इसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। ए जो है वो आपका एक्चुअल पैरामीटर है, जो फंक्शन को कॉल करते हुए लिखा है। और जो फंक्शन जो मैंने डिफाइन करते हुए हेडर में लिखा था, वो आपका फॉर्मल पैरामीटर है। तो दोनों का नाम सेम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने दोनों का नाम डिफरेंट रखा है। अगर आपका इधर ए है तो इधर भी आप ए ही कर सकते हो। बेहतर है डिफरेंट हो जाए, लेकिन सेम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बस आपने ये बात रखनी है, दोनों अलग अलग पैरामीटर वेरिएबल है। ए आपका अलग वेरिएबल है, एक्स आपका एक अलग वेरिएबल है। तो जब इस फंक्शन को हम रन करेंगे तो क्या होगा, 5 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रिंट हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो इनको आर्ग्यूमेंट्स भी कह देते हैं, इनको पैरामीटर्स भी कह देते हैं। एक एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, इसको हम देखते हैं। अच्छा, पहले तो पास बाय वैल्यू, अभी तक हम जो पढ़ते हैं ना वो पास बाय वैल्यू है। पास बाय वैल्यू का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ऊपर वापस चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, ये चीज। इधर क्या था, जब मैंने यहाँ पर ए पास किया ना, तो ए की जो वैल्यू थी ना, ठीक है, वो यहाँ एक्स के अंदर आ गई। जैसे 5 था, तो यहाँ एक्स के अंदर 5 आ गया। अब जैसे मैंने पहले आपको बात बताई थी कि ए आपका एक अलग वेरिएबल है, और एक्स आपका एक अलग वेरिएबल है जो उसकी कॉपी है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मेमोरी में ए की अलग स्पेस होगी और एक्स की अलग स्पेस होगी। तो इसको कहते हैं पास बाय वैल्यू। यानी आपके पास क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर की एक कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो एक्स क्या है, कॉपी है इस एक्चुअल पैरामीटर ए की। तो जब कॉपी बन गई ना, तो कॉपी बनने के बाद आप इस एक्स के अंदर जो चेंजिंग करोगे, वो ए के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ए की वैल्यू आपने रखी 5। ठीक है, अब आपके पास, आपने कॉल किया अपने फंक्शन को, तो यहाँ पर एक्स के अंदर क्या वैल्यू आ गई आपके पास, एक्स के अंदर वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हो क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर आया अंदर, सॉरी, एक्स के अंदर आ गई 5। मैं अंदर आया और मैंने एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया 16।
अब जब सी आउट होगा एक्स, एक्स की वैल्यू 16 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इस फंक्शन के आने के बाद जब मैं क्या करूंगा, मेन में ए को दोबारा से प्रिंट कराऊंगा, तो हम शायद ये समझे कि चूंकि मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू चेंज कर दी थी तो ए की वैल्यू भी चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक अलग वेरिएबल था जो इसकी कॉपी थी। तो अगर कोई कॉपी में आप चेंजिंग करते हो ना, तो जाहिर है ओरिजिनल में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। आपका डॉक्यूमेंट है, आपने उसकी कॉपी करा ली। अब उस कॉपी के ऊपर आप जो मर्जी करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका सेव रहेगा। तो सेम इसी तरह ये ओरिजिनल जो आपके पास ए वेरिएबल है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन के अंदर आप जो मर्जी चेंजिंग कर लो। तो यहाँ तो 16 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए प्रिंट होगा। तो इसको हम करके भी देख लेते हैं। यहाँ मैं एंटर लगा लूँ। ठीक है। पहले क्या हुआ, 16 कहाँ से आया? जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया था, तो ये जब फंक्शन के अंदर आया तो ये वाला एक्स जब प्रिंट हुआ तो 16 उसने प्रिंट करा दिया। फिर लेकिन जब आपने ए प्रिंट किया तो ए की उसने अपनी वैल्यू जो है वो 5 प्रिंट कर दी। तो ये है पास बाय वैल्यू। तो पास बाय वैल्यू में आपने बात याद रखनी है कि चेंजिंग जो है, जो कॉपी में आप कर रहे होते हैं वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ठीक है, इसी तरह एक सेम उसी तरह का एक ये भी कोड लिखा हुआ है, इसमें भी सेम मैंने ये चीज बताई है कि आप जो यहाँ पर चेंजिंग करोगे, ठीक है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब सेकंड है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस में ना दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। एक पास बाय रेफरेंस बाय पॉइंटर्स वाला भी, और बाय रेफरेंस वेरिएबल वाला भी। तो हम ना पहले रेफरेंस वेरिएबल वाला देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स अभी हमने नहीं पढ़े, तो उसको हम इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। पास बाय रेफरेंस जब होगा ना, उसमें ओरिजिनल वैल्यू चेंज होगी। इसमें होता क्या है, अब देखें गौर से। हुआ क्या कि आपने एक फंक्शन नया मेन, ठीक है, उसमें वेरिएबल ए आपने ले लिया। अब आपने चेंज नाम के फंक्शन को कॉल किया जो आपने ऊपर बनाया हुआ था। फर्क सिर्फ ये है कि अब आपने इधर जो पैरामीटर बनाया ना, फॉर्मल पैरामीटर, उसके साथ आपने एम परसेंट का साइन डाल दिया। इस साइन को आपको पता है ना क्या कहते हैं, एम परसेंट, ठीक है। वैसे एंड हम कह देते हैं, लेकिन एम परसेंट साइन है। अब क्या होगा, अगर मैं आपको बनाने की कोशिश करूं यहाँ पर, बेसिकली यहाँ ए वेरिएबल था जिसमें 5 पड़ा हुआ था, यहाँ से आ गया। अब आपने इसको कॉल किया। अगर यहाँ पर एम परसेंट का साइन ना डला होता, लाइक जिस तरह हम पहले पास पे वैल्यू में पढ़ा है, तो क्या होना था कि एक्स एक अलग वेरिएबल बनना था, और उसमें जो है वो 5 वैल्यू आ जानी थी। तो यहाँ पर आप जो मर्जी चेंजिंग करो, इसको 15 करो, इसको 16 करो, यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं होनी थी, ठीक है। सिर्फ एक्स में चेंजिंग होनी थी। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, जब आपने यहाँ पर एम परसेंट का साइन डाल दिया ना, तो क्या होगा कि आपका एक्स नाम का एक वेरिएबल तो बन जाएगा, लेकिन वो इसी को पॉइंट कर रहा होगा। इस बात की समझ आइए, या आप इसको दूसरी तरह से आसानी ये समझें। रेफरेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है कि आपके पास इसी वेरिएबल का ना एक दूसरा नाम हो जाएगा जिसको आपने एक्स कह दिया। यानी ये जो वेरिएबल था इसका नाम ए भी था, और अब इसका नाम एक्स भी है। एक ही बंदे के दो नाम है, ठीक है। असल नाम इसका ए है, लेकिन जब आप एक्स आपने बनाया तो इसका दूसरा नाम एक्स है। तो अब आप एक्स में जो चेंजिंग करोगे, जाहिर है इसका नाम एक्स है तो इसमें भी चेंजिंग होगी। समझ आइए ना इस बात की आपको। अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसको प्रोग्राम को पहले कंप्लीट लिखते हैं, बॉयल। ठीक है। अब क्या, इसको रन करके देखते हैं। मैंने क्या किया कि फंक्शन ए की वैल्यू 5 ली थी। चेंज ए को मैंने फंक्शन को जब कॉल किया, तो मैंने क्या किया, इस एक्स के अंदर क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, एक्स के अंदर 5 वैल्यू आ गई। लेकिन फिर आपने बात याद रखनी है कि एक्स अलग से कोई वेरिएबल नहीं है, उसी वेरिएबल का नाम, दूसरा नाम क्या है, एक्स है। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपने अंदर आकर एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया, एक्स की वैल्यू आपने 10 कर दी। तो अगर यहाँ पर एम परसेंट साइन ना लगाते तो यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज ना होती, 5 रहती। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ परसेंट का साइन लगाया हुआ है, तो अब क्या होगा कि जब आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या होगा, वैल्यू अब आपकी चेंज हो चुकी होगी इसकी। ठीक है, इसको रन करते हैं। देखें यहाँ पर 10 मेरे पास प्रिंट हुआ है। ठीक है, समझ आई इस बात की, पास पे रेफरेंस की।
अच्छा ये कमेंट मैंने भी देखा है, सॉरी, आपका चैट में। अ, एक और एग्जांपल, किसकी एग्जांपल, वॉइड वाले की एक और एग्जांपल दे दूं? पहले मुझे बताएं ये बात क्लियर हुई है, फिर मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जी सर, क्लियर हो गई। अगर कोई बात क्लियर ना हो तो वहीं पे मुझे बता दिया करें, फिर मैं आगे जाने से पहले उसको क्लियर कर दिया करूँ। वॉइड की जैसे ये एग्जांपल है ना, जिनको वॉइड समझ नहीं आया वही देख लें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वॉइड क्या होता है बेसिकली, अब देखो, अब यहाँ पर कोई चीज मैंने रिटर्न नहीं करा, ठीक है, मैंने नहीं लिखा रिटर्न एक्स, ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा। तो ये फंक्शन मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो ऐसा फंक्शन जो कुछ ना रिटर्न करे, उसके लिए जो आप यहाँ पर रिटर्न टाइप यूज करते हो ना, वो वॉइड होती है। ठीक है, ये हमें रिटर्न नहीं करेगा कुछ, इसका मतलब है कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि इस फंक्शन के अंदर जो हो रहा है ना, बस वही होगा। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू 16 है, और उसने सी आउट कर दिया एक्स को 16, यानी हमें सिर्फ कंसोल पे 16 मिलेगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ कि वॉइड ऐसा रिटर्न टाइप है कि जो हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला, यानी मेन के अंदर वो रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ फंक्शन की हद तक जो हो रहा है बस वो हो रहा है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक ना पास बाय रेफरेंस थ्रू पॉइंटर, पॉइंटर वेरिएबल है वो, इंशाल्लाह पॉइंटर्स पहले पढ़ लें फिर इसको हम देखेंगे। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर है, पास बाय रेफरेंस हमने देख लिया। फंक्शन रिटर्निंग का वैल्यू, ये वही चीज है। यहाँ पर बताया हुआ है कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, जो मैंने अभी आपको बात बताई है, यहाँ पर दोबारा आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एक फंक्शन देखें। ये एक फंक्शन बनाया है मैंने, ठीक है, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा, सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न करेगा वैल्यू को। पहले हमने इंट पढ़ा था, अब ये हमें रिटर्न क्या करे, फ्लोट कर रहा है। फिर एक ऐसा फंक्शन जो हमें कुछ नहीं रिटर्न करेगा, जैसे एक मैंने फंक्शन बनाया, ये में कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो आई थिंक अभी समझ आ गया है, इसको मैं मजीद अब डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। सर, आउटपुट रिटर्न कुछ नहीं करेगा वो? नहीं, फंक्शन के अंदर जो सी आउट हो रहा है वो तो होगा, लेकिन मेन के अंदर कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे चले मैं इसको पूरा प्रोग्राम बना ही देता हूँ। पहले इसको देख लें। अब ये मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब एक्स एक वेरिएबल है, वो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेगा और वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, ये अपना अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक लिया इंट वाई, फिर वाई के अंदर आपने क्या किया, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, आपने दोनों एक्स को मल्टीप्लाई किया आपस में, और आपने उस जो वाई है उसको रिटर्न कर दिया। तो ये तीन लाइनों का कोड आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने पहले लिखा हुआ था। आसानी के लिए मैंने आपको इस तरह लिख दिया है। अब मैं मेन में आया, और मेन में आने के बाद मैंने क्या किया, अपने इस फंक्शन को कॉल किया जो स्केयर नाम का था। ठीक है, और उसके अंदर वो मैंने वैल्यू पास कर दी जो मैंने स्केयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 6 का स्केयर लेना है। अब देखें, अब 6 ये क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, 6 की वैल्यू एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स के अंदर 6 आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, वाई नाम का एक वेरिएबल लेगा, और वाई के अंदर क्या करेगा, उस 6 का स्केयर ले लेगा, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 36 आ जाएगा। अब 36 आ गया, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न वाई नहीं लिखता तो क्या होता, वाई के अंदर 36 स्टोर हो गया हुआ है, ठीक है, वाई के अंदर 36 आ गया हुआ है, लेकिन वो मैं प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, अब वो मुझे नजर नहीं आएगा, मेमोरी में तो वाई के अंदर पड़ा हुआ है वो, लेकिन कंसोल पे कहीं नजर नहीं आएगा। या तो आप इस तरह करें कि इधर आप सी आउट लिख दें, ठीक है, और यहाँ पर आप वाई को प्रिंट करवा दें, फिर आपको यहाँ पर रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर वॉइड लिख दें। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा, केयर नाम का मैंने फंक्शन कॉल किया, तो ये रन होगा और वो वाई की जो वैल्यू है 36 उसको प्रिंट करवा देगा। तो ये एक ऐसा मैंने फंक्शन बनाया जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं थी। ठीक है, तो इसने 36 प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सी आउट नहीं करता, ठीक है, तो अब ये मुझको प्रिंट करेगा, नहीं करेगा ना प्रिंट, क्योंकि मैंने सी आउट ही नहीं कुछ किया। तो मैं क्या करूंगा कि जो वाई की वैल्यू आई है ना 36, इसको रिटर्न कर दूंगा। क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अब रिटर्न होने के बाद वो वैल्यू कहाँ आएगी, कहीं आएगी तो सही ना, रिटर्न का क्या मतलब, वापस कर देगा, कहाँ पर आएगी वो वैल्यू, वो वैल्यू मेरे पास आएगी मेरे
उस जगह पर जहां पर मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो ये बेसिकली रिटर्न का कॉन्सेप्ट है कि रिटर्न क्या करता है, आपकी वैल्यू को वापस भेज देता है जहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन यहाँ पर मैंने कॉल किया ना, तो ये जो y की वैल्यू है इस जगह पर मुझे रिटर्न कर देगा। अगर मैं रिटर्न ना लिखता तो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न ना होती। अब मसला ये है कि वैल्यू तो यहाँ पर रिटर्न हो गई, इस जगह पर 6 आ गया, लेकिन वो 6 को ना मैंने सी आउट करा रहा हूँ ना मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर कराया है, तो फिर से अभी मुझे डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है। इंट कोई भी वेरिएबल ले लो, फॉर एग्जाम्पल इंट आंसर, और उसके अंदर जो भी वैल्यू जो मेरी रिटर्न हुई है, यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी मेरी, रिटर्न होकर 36। तो वैल्यू जो है मेरी आंसर के अंदर आ जाएगी, और नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने आंसर को सी आउट करा दूंगा। तो यहाँ मेरा 36 डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर हुई है बात। अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, जी क्योंकि सर। मैंने एरर एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने y को रिटर्न कराया है और रिटर्न टाइप मैंने वॉइड दी हुई है। तो अब मेरे y फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं इंट दे सकता हूँ या मैं फ्लोट दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये एरर खत्म हो गया है। क्लियर है बात। अच्छा, फंक्शन हमने देख लिया, पास बाय वैल्यू देख ली, पास बाय रेफरेंस देख लिया, ठीक है। ये वो फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। मोस्टली जो वॉइड वाले फंक्शन होते हैं ना, हम उसके अंदर फिर सी आउट कराते हैं, जाहिर है कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा वो, तो फिर उसी के अंदर हम सी आउट करा देते हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है स्टैटिक वेरिएबल का और फंक्शन प्रोटोटाइप का। पहले फंक्शन प्रोटोटाइप हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं ये समझाता हूँ, आप उतनी देर अपने अटेंडेंस कमेंट्स सेक्शन में, चैट में सॉरी, नाम और आईडी काइंडली लिख दें। जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ना, काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आईडी लिख दें, चैट में सॉरी। अच्छा, अब है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का। अब उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास, मैंने क्या किया, एक पहले प्रोग्राम समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैंने फंक्शन डिफाइन ना करूँ, अपना जो फंक्शन है ना वो मेन के बाद जाकर डिफाइन करूँ। इससे पहले ना मैं आपको सिंपल सा लिख के बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है, मैंने फंक्शन लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा इंट आंसर, आंसर इज इक्वल टू, वही जो मैंने ऊपर बनाया था ना उसी तरह का मैं बना देता हूँ, स्केयर 6 का मैंने स्केयर लेना है। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना फंक्शन जो है वो इसके बाद अपना डिफाइन करूँ। पहले मैं क्या करता हूँ कि मेन फंक्शन से पहले मैं अपना फंक्शन सारा जिस तरह ऊपर हम पढ़ते हैं वो मैंने डिफाइन किया है। लेकिन अब मैंने क्या किया कि अपना आंसर पहले मेन वाला फंक्शन सारा लिख दिया, ठीक है। और जो मेरा अब स्केयर वाला फंक्शन है वो मैंने बाद में लिखा है। तो क्या लगता है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये रन एरर दे देगा। ठीक है, ये क्या किया, कह रहा है कि स्केयर वाज नॉट डिक्लेयर्ड। कंपाइलर को पता ही नहीं चला कि स्केयर नाम का एक फंक्शन था। क्यों, क्योंकि मैंने जो फंक्शन है वो मैंने मेन के बाद डिफाइन किया है। तो इसके दो हल हैं, या तो आप इस पूरे फंक्शन को उठाकर मेन के पास ले जाओ, जैसे हम ऊपर पहले पढ़ते हैं, आपने यहाँ पर फंक्शन अपना डिफाइन कर दिया। दूसरा इसका हल क्या है कि अगर नहीं, आप चाहते हैं कि मैंने नहीं मेन के बाद ही अपना फंक्शन लिखना है, तो आप क्या करें, एक प्रोटोटाइप बना दें, यानी सिर्फ फंक्शन का जो हेडर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमने पढ़ा था, इसको आप यहाँ पर